और खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां समाजवादी पार्टी ने जौनपुर में छठे मरहले के तहत अपनी विजय रथ यात्रा का आगाज किया। रथ यात्रा में हिस्सा लेने पार्टी सदर अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे, जहां उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अखिलेश ने योगी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अखिलेश ने कहा कि गुज़िश्ता 4.5 वर्षों में यूपी में कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह नाकाम करार दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रखा था। आज जब समय पूरा हो गया है 5 साल का, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र पर दोबारा देखना चाहिए। पहली जो उनकी घोषणा थी वो ये थी कि किसानों की आय दोगुनी होगी। इस समय जहां महंगाई बढ़ गई है, लोगों की आमदनी कम हुई है, बचत है नहीं, तो कमाई जब नहीं बची है और अगर हम आकलन करें तो आज सभी की आधी कमाई हो गई है और महंगाई दोगुनी है। इनके सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे। कई सांसद विधायकों को अपमानित होना पड़ा। आपके ही बगल में सांसद कूटे गए। तो ये तमाम चीजें जब जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही है और जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आखिरकार सरकार ने किया क्या 4.5 साल में? ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये डबल इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। इसलिए इसको बदलने के लिए और कानून व्यवस्था के लिए जौनपुर से बेहतर कौन जानेगा। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार हो गई है। उन्होंने कहा कि वाराणसी की तरक्की अपोजिशन को हजम नहीं हो रही है। हमारी जो धरती है हिंदुस्तान की और धरोहर है, उसको पूरी दुनिया के नक्शे पे श्रेष्ठ बनाया है। अब कुछ लोगों की बौखलाहट, कुछ लोगों की बकवास बहादुरी इस बात का प्रमाण है कि वो अभी तक कुछ कर नहीं पाए। अभी तक उनको लगता था कि केवल जो है वो घोषणाएं कर दो। अब ये कहना कि साहब हमने तो कहा था, मोदी जी ने कर दिखाया। हमने तो सोचा था, मोदी जी ने जो है उसको साकार कर दिया। हमने तो घोषणा की थी, मोदी जी ने उसको धरती पे उतार दिया। तो ये तो उनकी समस्या है कि अगर वो सोच रहे हैं केवल कर नहीं रहे हैं, अगर वो घोषणाएं कर रहे हैं और वो जो है वो कह रहे हैं कर नहीं रहे हैं, तो ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। मोदी जी ने जो सियासत है, जो राजनीति है, उसकी कार्य संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। अब पॉलिटिक्स परिक्रमा का नाम नहीं रह गया है, पराक्रम और परिश्रम का नाम हो गया है। उत्तराखंड में चारधाम रोड प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 डबल लेन हाईवे की तामीर की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मरकज के 8 सितंबर 2020 के हुक्म में तरमीम के मुतालबे पर गौर करते हुए तामीर की इजाजत दी। वजारत दिफा की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। ये शाहराह दिफाई शोबे से मुंसलिक है, जिसकी वजह से फौज के लिए चीनी सरहद तक पहुंचना आसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चारधाम परियोजना को हरी झंडी दे दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर रोड की जो परियोजना थी, उसके चौड़ाई को बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अदालत सुरक्षा के संसाधनों की मानक को तय नहीं कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके यह कहा गया था कि उत्तराखंड की जो चारधाम परियोजना है, उस परियोजना से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि सीमा की सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना बेहद आवश्यक है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर बनाई जा रही ऑल वेदर रोड को हरी झंडी दे दी है। यानी कि अब यह साफ है कि आने वाले दिनों में गंगोत्री, यमुनोत्री, इन तमाम जगहों पर जो केंद्र सरकार की चारधाम की परियोजना को लेकर सड़क बनाई जा रही है, वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।
आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि जिवन मिलिटेंट हमला एक मंसूबाबंद कार्रवाई थी और जैश के गैर मुल्की मिलिटेंटों ने इसे अंजाम दिया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए आईजीपी ने कहा कि मिलिटेंट जख्मी पुलिस एहलकारों से हथियार छीनना चाहते थे, लेकिन चौकस जख्मी एहलकारों ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। आईजीपी ने कहा कि मिलिटेंटों को जल्द ही कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आईजीपी ने सीनियर पुलिस व सिविल अफसरान के हमरा कांस्टेबल रमीज अहमद बाबा को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब में शिरकत की। रमीज अहमद कल हुए हमले में जख्मी हो गए थे और आज सुबह वो फौजी अस्पताल में जख्मों से जाबर न हो सके। आईजीपी कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डीसी श्रीनगर और सीआरपीएफ के दीगर अफसरान ने शहीद पुलिस एहलकार को खराज अकीदत पेश किया। बाद में रमीज के जस्ते खाकी को उनके आबाई मुकाम रवाना किया गया। कि हमारे आर्मड पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नज़दीक पहुंचा तो कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरेनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए और 2 हॉस्पिटल में मार्टीरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टीरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफ़ी फायरिंग किया था, जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफ़ी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पाम्पोर और त्राल तरफ भागने में कामयाब हो गया। उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों इतना अच्छा, उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया, एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया। और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, हम सब जानते हैं कि उस रोड पर जब गाड़ी हमारी जा रही थी तब तक आरओपी विड्रॉ हो चुकी थी, अंधेरा था और वहाँ पर कोई लाइटिंग अरेंजमेंट भी रोड पर नहीं था। तो जितना हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट भी कराएंगे, आरओपी को एक्सटेंड करेंगे और हम लोग कुछ उसमें बीपी व्हीकल प्रोवाइड करेंगे। और बिल्कुल ये प्लान अटैक था, और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनको रेकी कर रहा है, पहले से रेकी किया होगा, ये देखता हो कि रूटीन में बस डेली ड्यूटी करके ऑफ होने के बाद शाम में आती है कैंप में। ये डेली रूटीन वर्क में बस आती है जाती थी, और हम लोग को इनपुट बहुत मिला है, उसको फर्दर डेवलप कर रहे हैं और इस ग्रुप को जल्दी। इसी के साथ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इसके प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। राहुल गांधी की क़यादत में 18 से ज्यादा हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च निकाल रही हैं। इस मार्च में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान शामिल हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपोजिशन को खामोश रखना चाहती है और इसीलिए आवाज उठाने पर कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। इनको उस शक्ति ने निकाला है जो किसान की कमाई और किसान की आमदनी चोरी करना चाहती है, इसलिए यहां बैठे हैं। प्रधानमंत्री इंप्लीमेंटर है, चेयरमैन इंप्लीमेंटर है। शक्ति, जैसे हिंदू धर्म में शक्ति होती है, हर व्यक्ति के पीछे शक्ति होती है। दुर्गा की शक्ति होती है, लक्ष्मी की शक्ति होती है, वैसे ये पूंजीपतियों की शक्ति है, वो मुखौटा है। आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, कल आपने देखा गंगा जी में जाके स्नान किया, वो शक्ति का इंप्लीमेंटर है। और सिंपल सी बात है, ये शक्तियां जिन्होंने इनको निकाला, जो किसान की आमदनी चोरी करना चाहती हैं, वो प्रधानमंत्री को ये जो सारे कैमरा हैं, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले करती है, ये उनको देती है। ये शक्ति कहती है, देखिए मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है। जैसे आप सब जानते हैं, आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में
जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन मध्य प्रदेश में 3 मरहले में होने वाले पंचायत इंतखाबात में हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होना है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए 13 दिसंबर को महाराष्ट्र में ओबीसी रिजर्वेशन मामले के साथ एमपी पंचायत इंतखाबात में हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन मामले को लेकर समाअत करने की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन कल वक्त की कमी के बायस समाअत नहीं हो सकी थी। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे क्या आज समाअत जो है वो मुमकिन है? क्या कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है? है ना, आज 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है समाअत के लिए। उसकी वजह कि कल जो है वो अदालत के पास इतना वक्त नहीं था कि उस पर समाअत की जा सकती थी। और यहाँ पे साफ बातें बता दें कि जो है 4 दिसंबर को पंचायत इंतखाबात को लेकर ऐलान किया जा चुका है और कल से मध्य प्रदेश के 9 जिले की 85 ब्लॉक में पर्चे नामजदगी भी शुरू हो गई है पहले मरहले के लिए। और इसी मामले को लेकर जब जबलपुर हाई कोर्ट और ग्वालियर बेंच में जो है चैलेंज किया गया था, तो वहां पर दोनों कोर्ट ने जो है पंचायत इंतखाबात पर रोक लगाने से मना कर दिया था। मामला सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए जो इंतखाबात करवाए जा रहे हैं नोटिफिकेशन के जरिए, वो 2014 की हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन को बुनियाद पर करवाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस का मुतालबा जो सैयद जाफर और जया ठाकुर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दायर की गई है, उसमें जो पंचायत इंतखाबात का ऐलान किया गया है उनकी तारीखों से उनको कोई इतराज नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि हदबंदी जो कमलनाथ हुकूमत में 2019 में करवाई गई थी और जो रिजर्वेशन का रोटेशन नया किया गया था उसकी बुनियाद पर करवाया जाए। यही वजह है कि सभी लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरकूज है। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लातूर के शहर उदगीर में एक 21 साला खातून को यहां के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डिलीवरी के लिए दाखिल किया गया था। खातून के मुताबिक अस्पताल के कंपाउंडर ने चेकअप के बहाने उसकी जिनसी हिरासानी की। मुतासरा की शिकायत पर सिटी पुलिस स्टेशन में कंपाउंडर के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया। सिटी पुलिस जराये के मुताबिक इलाके की एक खातून को डिलीवरी के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उसने यहां बच्चे को भी जन्म दिया। अस्पताल का कंपाउंडर मुलजिम सचिन राजमा ने इतवार की दोपहर खातून को चेकअप के लिए अस्पताल के ओपीडी रूम में ले गया और उसके साथ मुबैना तौर पर बदफेली की। इसी धमकी दी कि तू बाहर बोले जाके तो तुम्हें जान से मार डालूंगा बोल के ऐसा कहा। इसलिए मैंने किसी को नहीं कहा। मैं रात में मेरे शोहर को फ़ोन लगा के 8 बजे, मुझे बर्दाश्त नहीं होने की वजह से मैंने उन्हें 8 बजे कहा, तो उन्होंने रात में आके फिर यहाँ पे बहस व तकरार शुरू की। जब से आप उन्हें लेके आए सामने और सबके सामने उन्हें सज़ा दें। हमें सबक सिखाना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ दोबारा ना हो जाए आइंदा से किसी औरत बेटी के। कर्नाटक में एमएलसी इंतखाबात के नतायज सामने आने लगे हैं। 25 नशिस्तों में से 12 पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 10 हलकों में आगे चल रही है। धारवाड़ हलके से कांग्रेस उम्मीदवार सलीम अहमद कामयाब हुए हैं। फिलहाल वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। कर्नाटक में एमएलसी इंतखाबात के नतायज का ऐलान
जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। खबर हैदराबाद से है। एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। जुमला 12 सीटों में से 6 सीटों पर टीआरएस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। 6 एमएलसी की नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, जिसमें टीआरएस के तमाम 6 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। मुत्तहदा जिला करीमनगर से एल रमन्ना और भानु प्रसाद की जीत हुई है। आदिलाबाद से टीआरएस उम्मीदवार डी विठल कामयाब हो गए हैं। खम्मम से टीआरएस उम्मीदवार डी मधु कामयाब हुए हैं। नलगुंडा से एमसी कोटी रेड्डी कामयाब हुए हैं। जिला मेदक से यादव रेड्डी ने कामयाबी हासिल की है। मुल्क में कोरोना के 5,784 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों के दौरान 7,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं, जबकि इसी दौरान 252 अफराद की वायरस से मौत हुई है। इस वक्त मुल्क भर में 88,000 से ज्यादा मामले हैं। वहीं मुल्क में ओमिक्रॉन का दायरा है कि वसी होता जा रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन मुतासरीन की तादाद 6 हो गई है। मजमूई तौर पर मुल्क भर में अब तक ओमिक्रॉन के 45 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जो कि चिंता का विषय है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 6 मामले पाए गए हैं। दिल्ली सरकार लगातार इस पर निगरानी रखे हुए है। समीक्षा बैठक की जा रही है और इससे निपटने के लिए जो इंतजाम करने चाहिए उसको भी लगातार यहां पर किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को लगातार साफ करते रहें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक बार फिर तेजी से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है। और जो तमाम सरकारें हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं, समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। तो ऐसे में लोगों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वो लापरवाही यहां पर ना बरतें। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, क्रिप्टो की समझ में आइए समझते हैं आज डिफरेंस बिटवीन कॉइन्स एंड टोकन्स। कभी कभी ये एक ही शब्द के 2 रूप के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, पर कॉइन्स और टोकन्स 2 पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। अब चलिए कॉइन्स के बारे में जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी कॉइन या अल्ट कॉइन इनकरिप्शन तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया गया है और डिजिटल धन पब्लिक ओपन ब्लॉकचेन से बंधा सामूहिक रूप से संग्रहित डेटा प्रतिभागियों के बीच साझा किया गया। ब्लॉकचेन पारदर्शिता की गारंटी देता है, धोखाधड़ी को कम करता है और कॉइन भेजे जा सकते हैं और पाए जा सकते हैं, माइन किए जा सकते हैं, कॉइन बदले भी जा सकते हैं और बांटे भी जा सकते हैं। साथ ही एक्सेप्टेबल भी हैं, पोर्टेबल और टिकाऊ होने के साथ साथ इनकी संख्या सीमित है। कॉइन पैसे के अलावा किसी काम को करने के लिए नहीं है। कॉइन वो करेंसी है जिनका उपयोग चीजों को खरीदने और बेचने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब टोकन्स के बारे में समझते हैं। टोकन्स एक प्रोजेक्ट के द्वारा जारी डिजिटल एसेट प्रोजेक्ट इकोसिस्टम के अंदर ये भुगतान का एक तरीका है। नेटवर्क के भीतर ये कॉइन की ही तरह काम करते हैं, किसी एसेट या यूटिलिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं और डिजिटल टोकन का इस्तेमाल कुछ निश्चित प्रोजेक्ट के अंदर ही होता है। एथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म पर टोकन बनाया जा सकता है। यूजर्स एक वॉलेट में कई तरह के टोकन स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल फॉर अ टोकन, ये एक निश्चित समय स्थान पर प्रयोग किया जाता है। टोकन किसी कंसर्ट का टिकट वास्तविक तौर पर टोकन है। कंसर्ट टिकट के साथ रेस्टोरेंट बिल का भुगतान नहीं कर सकते। कॉइन बनाम टोकन, आप एक कॉइन से टोकन खरीद सकते हैं पर एक टोकन से कॉइन नहीं खरीदा जा सकता है। कॉइन स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में टोकन का स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है। तो फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।